खत्म नहीं हुआ अभी मेरा। मत कर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 10th क्लास 10वीं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारा दोस्तों चौथा वीडियो है। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों। देख सकते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर सहित, है ना, विथ आंसर। मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन बताऊँगा इंपॉर्टेंट, तो आपको किसी गाइड में या किसी नोट्स में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही इजी लैंग्वेज में है दोस्तों। और वर्ड लिमिट उसी हिसाब से मैंने बताई है जिस हिसाब से बोर्ड में पूछा जाता है और 100% मार्क्स आपको इस आंसर के मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखेगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें। दोस्तों वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पसंद आता है, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियो जो है आपके लिए बनाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आपको जैसे कि पता है ये हमारा चौथा वीडियो है, मतलब 3 ऑलरेडी सोशल साइंस के 3 वीडियो मैं आपके लिए बनाकर डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देखें दोस्तों। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन आने वाला है जो कि मैंने नंबर 16 लिखा हुआ है, क्योंकि 15 क्वेश्चन मैं पहले डाल चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बांगर और खादर में अंतर लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश में देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। पहले हिंदी मीडियम में देखेंगे फिर इंग्लिश मीडियम में आंसर दिखाता हूँ दोस्तों। चलिए देख सकते हैं आंसर आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम लिखेंगे खादर के बारे में। तो दोस्तों खादर क्या होता है, देखिए यह नवीन जलोढ़ मृदा है ना। मतलब देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है दोस्तों, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, खादर। नवीन जलोढ़ मृदा, जैसे कि आपको पता है जलोढ़ मृदा क्या होती है, जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, खादर कहेंगे, पहली चीज़। दूसरा, ये अधिक रेतीली होती है, मतलब इसमें रेत के कण बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, बारीक रेत के कण। ठीक है, फिर इसमें बार बार नवीकरण संभव है। नवीनीकरण मतलब दोस्तों हर साल बारिश होती है तो वो पानी बह के आएगा और वो अपने साथ साथ जो है नवीन जलोढ़ यानी नई जलोढ़ मिट्टी को जो है साथ में लेके आएगा, तो इसमें नवीनीकरण संभव है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, यह निचले स्थानों पर पाई जाती है। आप देख ही सकते हैं, जैसा कि मैं चित्र में बता रहा हूँ आपको, जैसे ये नदी है, कोई नदी का मुहाना है, ये नदी में होकर जा रही है। ठीक है, ये नदी का रास्ता मान लीजिए, तो यहाँ पे जो है मैदानी भाग है थोड़ा सा, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी जो है वो निचले स्थानों पर ही पाई जाती है ना। मतलब ये मैदानी भाग हो सकता है, ये नदी का कोई मुहाना हो सकता है, रास्ता हो सकता है। ठीक है, ऊंचे भागों पर ये नहीं पाई जाती। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलिए लास्ट पॉइंट है इसका, यहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है। मतलब बाढ़ अगर आएगी तो उसका पानी इस निचले स्थानों पर पहुँचता ही है, और बाढ़ के साथ ही तो क्या होता है, नवीन जलोढ़ मृदा जो है बह कर आती है। ओके दोस्तों, मतलब इसमें बालू रेत होती है ना, बालू के कण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बारीक रेत है ना, अधिक रेतीली मतलब बारीक रेत होती है। चलिए बांगर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। बांगर जो है यह प्राचीन जलोढ़ मृदा है, मतलब पुराने समय में जल के साथ बहकर आई हुई मिट्टी है। इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, है ना, बालू नहीं होती है, इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। इसमें बार बार नवीकरण नहीं होता है ना, नवीनीकरण बार बार नहीं होता है। ठीक है, मतलब नवीनीकरण संभव नहीं है, ये आप बोल सकते हैं। फिर यह ऊंचे स्तर पर पाई जाती है ना, जैसे कोई पर्वतीय या पठारी इलाका हुआ इस टाइप का। ठीक है, ये ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, यहाँ पे कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। मान लीजिए बाढ़ अगर आ गई तो बाढ़ का पानी यहाँ तक रह जाएगा, मतलब ऊपर तक नहीं जा पाएगा, है ना। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। पहला है खादर। चलिए खादर के बारे में देख लेते हैं। दिस इज न्यू एलुवियल सॉइल। एलुवियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा। इट इज़ मोर सैंडी, सैंडी मतलब सैंड्स पाई जाती है, इसमें रेत पाई जाती है। फ्रिक्वेंट रिन्यूअल इज़ पॉसिबल, रिन्यूअल यानी नवीनीकरण। इट इज़ फाउंड इन लो लेइंग एरियाज, है ना, निचली ज़मीन पर पाई जाती है, निचले हिस्से पर। और लास्ट है इसका पॉइंट दोस्तों, फ्लड वाटर रिच हियर एवरी ईयर, है ना, हर साल जो है बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँच जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए बांगर के बारे में। तो दिस इज़ ओल्ड एलुवियल सॉइल,
इट कंटेंस पेबल एंड स्टोन्स, है ना, पेबल्स एंड स्टोन्स इसमें पाए जाते हैं। फिर फ्रीक्वेंट रिन्यूअल डज नॉट अकर, इसमें रिन्यूअल जो है वो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। इट इज़ फाउंड एट हायर एलिवेशंस, है ना, मतलब उच्च भागों पर पाई जाती है। फिर फ्लड वाटर डू नॉट रीच हियर, बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, हेल्पफुल लग रहा है, तो ज़रूर आप लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसी जब भी कोई एजुकेशनल वीडियो में डालूंगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने 2 ऑब्जेक्टिव सीखे। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है उसे क्या क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। अगर वो पूछ लेता है कि निचली ज़मीन पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो खादर मृदा पाई जाती है। और उच्च भूमि पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो बांगर पाई जाती है। अगर वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेता है कि कंकड़ पत्थर किस मृदा में पाए जाते हैं, तो कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं दोस्तों उच्च मृदा में, यानी बांगर में, है ना। और खादर में जो है बालू पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं एटीएम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीएम। तो दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एटीएम का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आंसर में आपको दिख ही रहा है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेट टेलर मशीन है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा है जो ग्राहकों को बैंक शाखा जाए बिना लेन देन करने की अनुमति देता है। इसके लिए आपको शाखा में, बैंक शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस मशीन के थ्रू जो है आप डायरेक्ट लेन देन कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए बैंक द्वारा जारी एक एटीएम कार्ड और एक गुप्त पिन की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये जो एटीएम कार्ड होता है इसमें एक चिप लगी होती है ना, और उस चिप में जो है उपभोक्ता से संबंधित सारी जानकारी, उसके खाता नंबर, है ना, और उसका नाम, पता, सारी जानकारी जो है इसमें स्टोर होती है ना। और उसके साथ ही बैंक के द्वारा एक गुप्त पिन, यानी एक पिन नंबर आपको दिया जाता है, पिन कोड। ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप स्क्रीनशॉट लेते रहें या फिर वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें आंसर। ATM stands for Automated Teller Machine. It is an electronic banking service that allows customers to perform transaction without visiting a bank branch. ठीक है, थोड़ा सा और है, आगे देख लेते हैं। यूजिंग इट रिक्वायर एन ATM कार्ड इशूड बाय द बैंक एंड अ सीक्रेट पिन। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, और इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूट को सुनहरे रेशा क्यों कहते हैं। दोस्तों जूट जो है इसे याद रखिएगा पटसन भी कहा जाता है, जूट को पटसन भी कहते हैं। ठीक है, वाई इज जूट कॉल्ड गोल्डन फाइबर। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है दोस्तों, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है ना, यानी सुनहरा रेशा जो है वो किसे कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आंसर कुछ इस प्रकार है कि आप अपने चमकदार सुनहरे भूरे रंग और उच्च आर्थिक मूल्य के कारण जूट यानी पटसन, जैसे कि मैंने बताया था अभी, है ना, इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक रेशा है जो रस्सी, बोरी और बैग जैसी उपयोगी वस्तुओं को बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में उत्पादित होने वाली एक प्रमुख नकदी फसल है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी नकदी फसल का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप पटसन या जूट लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है दोस्तों। ओके, तो ये था हमारा जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ड्यू टू इट्स लेस्ट्रस golden brown color and high economical value, jute is called the golden fiber. It is a natural fiber used to make useful items such as ropes, sacks and bags. It is a major cash crop primarily produced in India and Bangladesh. तो दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिक्त स्थान को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, लोहा इस्पात उद्योग को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बन सकता है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, समझाइए। तो दोस्तों इसका आंसर भी मैं इसी में आपका कवर करवाऊँगा। चलिए
तो इंग्लिश में क्वेश्चन बनेगा आपका, व्हाई इज़ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्रीज। चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहले हिंदी मीडियम में आंसर देखते हैं, फिर हम चलेंगे इंग्लिश मीडियम के आंसर पे। चलिए, तो आंसर कुछ इस प्रकार है दोस्तों, देख सकते हैं। लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों के लिए कच्चा माल, औजार और मशीनें प्रदान करता है। ठीक है, यह औद्योगिक विकास की रीढ़ है और किसी देश के आर्थिक विकास और शक्ति का आधार होता है। आप देख ही सकते हैं, कोई भी उद्योग हो, है ना, चाहे वो खिलौना उद्योग हो या कोई बिस्किट उद्योग हो, कोई सा भी उद्योग हो, उसमें जितनी भी मशीनें होती है दोस्तों, वो सब काहे की होती है, लोहा इस्पात की होती है। ठीक है, इसलिए जो है लोहा इस्पात उद्योग क्या हो जाता है, एक आधारभूत उद्योग हो जाता है ना, क्योंकि मेन बेस ही मशीनें होती है और मशीनें काहे की बनी है, लोहा इस्पात की बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे आधुनिक बुनियादी ढांचा, है ना, किसी देश का आधुनिक बुनियादी ढांचा जो है वो तैयार होता है। अब बुनियादी ढांचे में क्या क्या चीज़ें आती है दोस्तों, किसी देश में पुल बनने वाले पुल, इमारतें हो गई, जहाज हो गए, जो बड़ी बड़ी चीज़ें, है ना, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप कुछ चीज़ें और भी अपने मन से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मनुष्य जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी वस्तु, जैसे सेफ्टी पिन से लेके बड़ी से बड़ी वस्तु, यानी बड़ी बड़ी मशीनें या जहाज जो है वो भी लोहा और इस्पात के बने होते हैं, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जा सकता है। चलिए इंग्लिश में हम देख लेते हैं दोस्तों इसका आंसर। आयरन स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स, tools and machines for all industries. It is the backbone of industrial development and is the basis of economical growth and power of a country. ठीक है, फॉर्मिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है दोस्तों, जैसे ब्रिजेस, है ना, बिल्डिंग्स, शिप्स, etc. Therefore the iron steel industry is called basic industries. तो ये था दोस्तों हमारा चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फेडरल सिस्टम क्या है। ओके दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बिना देर की। तो आंसर कुछ इस प्रकार है दोस्तों। संघात्मक शासन व्यवस्था वह प्रणाली है जहां सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, भारत में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी सरकार को दो भागों में बांटा गया है ना, जिससे दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है, जो दो स्तर होते हैं वो दोनों सरकारें एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करती है ना, जैसे भारत, अमेरिका और कनाडा। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, देख लीजिए। सबसे पहला, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, इसके बाद कभी आपसे पूछ ले कि भारत में जो है शक्तियों का विभाजन रिक्त स्थान सरकार के बीच किया गया है, तो एक में आएगा केंद्र सरकार, एक में आ जाएगा राज्य सरकार। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये बन सकता है कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों ये कनाडा से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना, कनाडा से ये संघात्मक शासन व्यवस्था का कॉन्सेप्ट लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ओके, इसके बाद भारतीय संविधान जो है ये कब लागू किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज ही के दिन 26 जनवरी 1949 सन 1949 था, याद रखिएगा। तो आज ही के दिन जो है संविधान हमारा लागू किया गया था और इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में इंग्लिश मीडियम का आंसर भी देख ही लेते हैं। द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस is a system where power is divided between the central government and the state governments, so that governments of both the levels work independently in their respective jurisdiction, do not interfere with each other like India, America and Canada.
तो कनाडा दोस्तों याद रखिएगा, कनाडा से हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 जो मैंने आपको बताए हैं। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि जब भी कोई ऐसा एजुकेशनल वीडियो मैं डालूंगा दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा चौथा वीडियो। अब मैं सब्जेक्ट चेंज करूँगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैं सोशल साइंस के अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। अब मेरे नेक्स्ट टारगेट है साइंस के 20 क्वेश्चन में डालूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।